आप सभी अध्ययन कर रहे हैं मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सबका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे थे भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज के अंतर्गत। उस जीवन दस्तावेज के अंतर्गत हम लोग भारतीय शासन में केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक और विधायी शक्तियों के संबंध में अध्ययन कर चुके थे, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य किया गया था। आज हम लोग देखेंगे केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय शक्तियों के संबंध में कि वित्तीय संबंध कैसे होते हैं और वित्तीय संबंध का प्रावधान किन अनुच्छेदों के मध्य किया गया है और उस पर क्या ऐसा है जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मूल्यवान है। तो इस कड़ी में हम लोग अध्ययन करते हैं भारतीय संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों में वित्तीय संबंध अगर हम लोग बात करें वित्तीय संबंधों का, तो इसका जिक्र जो किया गया है वो आर्टिकल 264 से लेकर के 300 का के मध्य किया गया है। किसके मध्य? 300 का के मध्य। और इस वित्तीय संबंध का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 12 के अंतर्गत किया गया है। और इस 12 के अंतर्गत भारतीय संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का जो जिक्र किया गया है आर्टिकल 264 से 300 का के मध्य। और इन वित्तीय संबंधों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 12 में किया गया है। और इसका भाग 12 का जो शीर्षक बनाया गया है, भाग 12 का, उसे आप देखेंगे तो ये पूछा जा सकता है वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद, इस नाम से चैप्टर दिया गया है भाग 12 में। अब देखेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान है, इसमें क्या अध्ययन करने लायक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो आर्टिकल 265, 266, 267, 268, 269 ए या फिर का कह सकते हैं, 280, 293 और 292 और 293 और एक आर्टिकल है 300 का। ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद है। ये आर्टिकल ऐसे हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछे गए, चाहे प्री की परीक्षा देख लें और चाहे मुख्य परीक्षा देख लें। छोटे एग्जामों में केवल और केवल अनुच्छेदों से छोटे छोटे बिंदुओं में बात कर ली गई। अभी हम लोग अध्ययन करेंगे कि 265 के तहत क्या उपबंध किए गए हैं। तो 265 के तहत प्रावधान किया गया है कि कोई भी जो कर लगाया जाएगा वो बिना विधि के विधिवत रूप से, अर्थात उसे कानूनी जमा पहनाने के पश्चात लागू किया जाएगा। जैसे एक मामला आपने देखा होगा जीएसटी का। 266 में संचित निधि के संबंध में प्रावधान है, 267 में आकस्मिक निधि के, 268 में बात करें तो केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले कर और राज्य द्वारा वसूले जाने वाले, जैसे एक स्टाम्प शुल्क के विषय में आप लोग सुनते होंगे। अनुच्छेद 269 का प्रावधान तब किया गया जब जीएसटी कानून आ गया, अर्थात यहां पर बात की गई जीएसटी काउंसिल के संबंध में। 280 वित्त आयोग, इसको आप देखे होंगे सर्वाधिक बार। अगर इसमें से सभी अनुच्छेदों में कहा जाए किस अनुच्छेद से आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं, सबसे ज्यादा उम्मीद किससे बनती है, तो आर्टिकल 280 आपको ध्यान रखना है। फाइनेंस कमीशन की बात की गई। 292 में केंद्र सरकार द्वारा उधार लिया जाना, 293 में राज्य सरकार द्वारा उधार लिया जाना और 300 का में राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति के अधिकार के संबंध में प्रावधान किया गया है, जो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो आज हम लोग बात करेंगे इन्हीं अनुच्छेदों पर और इस भाग के संबंध में। तो पुनः देख लेते हैं भारतीय संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का जो प्रावधान है आर्टिकल 264 से 300 का के मध्य किया गया है।
इसका प्रावधान किसमें है? भाग 12 के अंतर्गत वित्तीय संबंधों का जिक्र है, आर्टिकल 264 से 300 का के मध्य, और इसका शीर्षक दिया गया है इस भाग का 12 का वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद। और इस पे ये प्रमुख अनुच्छेद हैं जिन्हें आपको अध्ययन करना है। तो अब हम लोग चलते हैं इस संबंध में क्या कैसे पढ़ें। देखिएगा, भारत के संविधान में जो वित्तीय संबंधों का प्रावधान किया गया है, उन वित्तीय संबंधों का प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। 1935 के वित्तीय संबंधों का प्रावधान भारतीय संविधान में, वित्तीय संबंधों का प्रावधान भारतीय संविधान में जो किया गया है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया, अधिनियम के तहत किया गया, अधिनियम के तहत किया गया। लेकिन इसमें दो प्रमुख अंतर है, दो प्रमुख अंतर है। और अंतर कौन कौन से हैं? तो पहले पार्ट में देखें और दूसरे पार्ट में देखें। तो पहले पार्ट में जब देखते हैं तो भारतीय संविधान में कराधान, भारतीय संविधान में कराधान की अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति। अब इसका मतलब है कर लगाने का जो प्रावधान किया गया है, अवशिष्ट विधायी शक्तियां भारतीय संविधान में संसद को प्राप्त है और संसद इनके तहत अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों, वो कराधान की अवशिष्ट अधिकार का जो उपबंध किया गया है, वो अधिकांश कर संसद को लगाने के संबंध में प्रावधानित किए गए। कुछ मामले राज्य सूची के जो हैं उन पर कानून बनाकर कर लगाने का प्रावधान राज्य सरकारों को भी दिया गया। और दूसरा प्रमुख अंतर अगर देखें 1935 और भारतीय संविधान, तो एक वित्त आयोग के गठन के संबंध में, वित्त आयोग के गठन के संबंध में, गठन के संबंध में प्रावधान किया गया। तो ये दो प्रमुख अंतर हैं जो 1935 के भारत शासन अधिनियम की अपेक्षा इतर रखे गए। इन दो प्रावधानों के अलावा अगर देखें तो संघ और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध के दो प्रमुख विशेषताएं भी, केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्तीय संबंध है उनकी संबंध में दो प्रमुख विशेषताएं। तो पहले इसको देख लें, फिर विशेषताओं को। वित्तीय संबंध कहां से? 1935 के भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किए गए, किंतु इस पर दो प्रमुख अंतर किए गए। एक, भारतीय संविधान में कराधान की अवशिष्ट अधिकार, कराधान का अवशिष्ट अधिकार या कराधान की अवशिष्ट की शक्ति, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया जो पहले नहीं था। अब क्या है? आर्टिकल 280 के तहत अभी आप आगे चल करके देखेंगे वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। फिर अब बात करें वित्तीय संबंधों पर कि वित्तीय संबंधों के प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो भारतीय संविधान में प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो दो प्रकार की विशेषताएं, केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध की विशेषताएं, और इन विशेषताओं को प्रमुखता अगर देखें तो दो विशेषताएं। कितनी? दो विशेषताएं। एक पहली विशेषता क्या है? अब इन विशेषताओं में विशेष बिंदु अनेक आ जाएंगे, लेकिन इन पर अगर विशेष बात करें तो विशेष बात क्या की गई है? तो संघ और राज्यों को कराधान की शक्तियां विभाजित की गई। संघ और राज्यों को कराधान की शक्तियों का विभाजन,
इसका तात्पर्य क्या होता है या क्या निकलता है? संघ सूची के विषयों पर अगर कर लगाने का उपबंध किया जाना है तो केंद्र सरकार करेगी, और राज्य सूची के विषयों में जो प्रावधान दिए गए हैं उन पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को। तो इसीलिए आप जब पढ़ेंगे तो केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले कर और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले कर भिन्न भिन्न होंगे। दूसरा, केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र एवं राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा। आपने देखा होगा जीएसटी वाले मामले पर काफी विवाद रहा राजस्व बंटवारे को लेकर के। अब यहां पर अगर राजस्व बंटवारे की हम लोग चर्चा करें तो राजस्व के विषय में देखा होगा राज का ये दो शब्दों से राज और अश्व निकल आएगा। और राजस्व का मतलब क्या होगा? राजा के पास, राज्य के पास जितना ज्यादा धन होगा, ये जो धन रूपी अश्व है राजस्व, राजा के पास जितना धन होगा, जितना उसके पास इनकम होगी, उतना ही ज्यादा राज्य का विस्तार या राज्य की मजबूती होगी। आपने अगर देखा होगा तो कौटिल्य ने पहला नीति शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा है और जिसका नाम रखा अर्थशास्त्र। और उस अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में क्या किया गया? दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है कि एक, सुयोग्य प्रशासन कैसे चलेगा, प्रशासन कैसे चलाया जाना चाहिए, और दूसरी चीज, राजा को किस किस तरीके से राजस्व निर्धारण करना चाहिए और कहां कहां से राजस्व प्राप्त करना चाहिए और कितना कितना राजस्व वसूलना चाहिए। इस संबंध में अर्थशास्त्र में भी जिक्र किया गया। तो एक देखिएगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम और भारतीय संविधान में दो प्रमुख अंतर मिले। उसके बाद केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों की दो विशेषताएं प्रमुख है। एक, संघ और राज्यों को कराधान की अवशिष्ट शक्तियों का विभाजन राज्य सूची और संघ सूची के माध्यम से, केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा, और राजस्व के बंटवारे को लेकर के ही वित्त आयोग का गठन किया जाता है कि किस तरीके से इसका गठन किया जाएगा। अब हम लोग समझना शुरू करें आर्टिकल में, अनुच्छेदों में क्या प्रावधान है, क्या अनुच्छेद है, क्या कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 265 की, 265 की, तो अनुच्छेद 265 क्या कहता है? 265 कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना मतलब कोई भी कराधान जो होगा, कोई भी जो कर अधिरोपित किया जाएगा, कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित किया जाएगा। कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब यहां पर ध्यान देंगे, कर विधि के द्वारा अधिरोपित किया जाएगा, प्राधिकार के बिना विधि बना करके कर को लगाया जा सकता है। यहां पर ध्यान देंगे, यह अनुच्छेद केंद्र या राज्य सरकारों को, संघ या राज्यों को कर या टैक्स लगाने के संबंध में प्रतिषेध करता है, संबंध में प्रतिषेध या निषेध करता है कि विधि के प्राधिकार, विधि के द्वारा, कानून के द्वारा ही लगाया जाएगा, ऐसे कोई टैक्स नहीं लगाया जाए। लेकिन शुल्क लगाए जाने का, शुल्क वसूले जाने का या लगाए जाने का, वसूले जाने के संबंध में प्रतिषेध नहीं करता है। मतलब क्या है? यहां पर ध्यान देंगे, यह फी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फी की बात कर रहा है, फीस की, कि किसी भी मामले में शुल्क वसूला जा सकता है, कर या टैक्स वसूला नहीं जा सकता। कर या टैक्स विधि के प्राधिकार से ही वसूला जा सकता है, लेकिन जो शुल्क वसूला जाएगा वो शुल्क क्या किया जा सकता है? शुल्क वसूला जा सकता है। और शुल्क किस बदले में होता है? शुल्क किसी सेवा को देने के बदले में वसूल किया जाता है। इसीलिए देखा होगा विभिन्न स्थानों पर शुल्क लगाने पर प्रतिबंध नहीं किया गया है, कर लगाने पर प्रतिबंध किया गया। अब हम लोग बात करें आर्टिकल 266 की, आर्टिकल 266 की, तो आर्टिकल 266 में क्या प्रावधान किया गया है?
तो इसको देखेंगे, दो आर्टिकल हम पढ़ लेते एक साथ, 266 और आर्टिकल 267। और 266 और 267 में क्या प्रावधान दिया गया है? इस पे प्रावधान किया गया है संचित निधि का। किसका? संचित निधि का। अब ये संचित निधि क्या होगी? कंसोलिडेटेड फंड। और इस पे आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है, आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। और ये जो संचित निधि आकस्मिक निधि होगी, इसके संबंध में क्या है? तो इस पर अगर देखेंगे तो क्या कहता है? संचित निधि प्लस लोक लेखे, लोक लेखे। अब देखिएगा लोक लेखे, अब इस पर अगर देखेंगे तो 166 1 66 2 और 66 3 पे ये यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 266 1 में केंद्रीय संचित निधि या संघ की संचित निधि, संघ की संचित निधि, संचित निधि और राज्य की संचित निधि के संबंध में प्रावधान किया गया। इसका तात्पर्य यह है, कहना यह है कि अनुच्छेद 266 में उपबंध किया गया है, प्रावधान किया गया है कि संघ सरकार और राज्य सरकारें संचित निधियों का गठन कर सकती। किसका? संचित निधियों का गठन कर सकती। और संघ और केंद्र के, मतलब संघ और राज्यों के लोक लेखे, राज्यों के लोक लेखों के संबंध में, लोक लेखों के संबंध में प्रावधान किसमें किया गया है? तो इनमें लोक लेखों में जमा होने वाली निधियों के संबंध में आर्टिकल 266 में किए गए। 267 में, 266 3 में अगर बात करें तो यह कहता है कि संचित निधियां चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, संचित निधियों से जो धन खर्च किया जाएगा, धन खर्च किया जाएगा वो विधि के अनुसार किया जाएगा, विधि के अनुसार किया जाएगा। मतलब क्या है? इसके लिए प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया क्या होती है कि संसद में या राज्य विधानमंडल में अगर केंद्रीय संचित निधि से है तो संसद में, और राज्य संचित निधि से है तो राज्य विधानमंडल में क्या होगा? पहले चर्चा और फिर खर्चा। इस पर ध्यान रखना है, पहले चर्चा और फिर खर्चा, फिर खर्चा, ये बात ध्यान रखनी है। पहले चर्चा फिर खर्चा। और इस पे अपोजिट आएगा। इस पे अगर देखेंगे 266 में, 267 में आकस्मिक निधि, कांटीजेंसी फंड, कांटीजेंसी फंड या आकस्मिक निधि के संबंध में जो उपबंध किया गया है वो क्या है? तो अनुच्छेद 1 में कहता है संघ की आकस्मिक निधि, संघ की आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। और इस पे कहता है 2 पे 67 2 पे राज्य की आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि। अब आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य आकस्मिक निधि का उल्लेख किसमें किया गया है, तब भी आपको आंसर देना 267 में। और केंद्र की संचित निधि के संबंध में क्या प्रावधान है, तब भी 267 में। राज्य की संचित निधि के संबंध में क्या प्रावधान है, 266 में। राज्य की या संघ की राज्य की संचित निधि, किसी की भी संचित निधि के संबंध में प्रावधान किसमें है, तो आर्टिकल 266 में। और आकस्मिक निधि के संबंध में 267 में। अब इसका ध्यान रखेंगे, इस पे वही बात दूसरे तरीके की आ जाएगी। क्या आ जाएगी? यहां पहले खर्चा होगा और फिर चर्चा होगी। क्या होगा? फिर चर्चा होगी। ये बात ध्यान रखनी, पहले चर्चा फिर, पहले खर्चा फिर चर्चा। क्यों? अब आकस्मिक निधि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा, कांटीजेंसी, इसका मतलब है इमरजेंसी। अगर कहीं पर कोई आपदा या कहीं कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके लिए तत्काल खर्च की आवश्यकता है तो वो आकस्मिक निधि से खर्च किए जाते हैं। और इस पर देखिएगा, संघ की संचित निधि ये राष्ट्रपति के अग्रदाय प्रकृति की होती है। किसके? राष्ट्रपति की अग्रदाय प्रकृति की होती है। और राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अग्रदाय प्रकृति की होती है। मतलब ये राज्यपाल की अनुमति द्वारा इससे खर्च हो जाएगा। और केंद्र की संचित निधि में राष्ट्रपति के अनुमति से खर्च किया जाएगा। तो पहले खर्च किया जाएगा और फिर चर्चा होगी। ऐसा नहीं कि पता लगा असम में बाढ़ आ गई तो पहले चर्चा करेंगे फिर खर्चा करेंगे, तब तो हो चुका। तो ध्यान रखना है यहां पर, ये 2 बातें अगर ध्यान रहेंगी। ये क्या है? ये विधि के प्राधिकार से ही इससे खर्च किया जा सकता है, अनुदान दिया जा सकता है।
और उस पे क्या है, उस पे पहले ही खर्च दिया जाएगा राष्ट्रपति के अनुमति से संघ और राज्य की संचित निधि के संबंध में राज्यपाल। तो ये दो प्रकार की आपको निधियां ध्यान रखी हैं, अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि और अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि। संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टीजेंसी फंड के संबंध में 267 में उपबंध किया गया। तो ये प्रावधान आपको अनुच्छेद 266 और 67 में ध्यान रखना है। फिर अब हम लोग आगे चल करके बात करें तो आगे चल करके क्या बात करेंगे, आर्टिकल 268 में क्या उपबंध दिए गए हैं, 68 के संबंध में उपबंध में क्या प्रावधान किया गया है, किस तरीके की चर्चा या किस तरीके का प्रावधान है। तो अब यहां पर अगर देखें आर्टिकल 268 किसका, 268 तो संघ द्वारा उद्ग्रहित और राज्यों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले कर। अब इस पे ध्यान रखना है, आर्टिकल इसी पे क्वेश्चन पूछा गया, स्टाम्प शुल्क जो स्टाम्प शुल्क वसूला जाता है वो कैसे, आप देखे होंगे कभी जमीन जायदाद के संबंध में कोई प्रावधान होंगे, खरीद फरोख्त करेंगे, कोई मकान खरीदेंगे तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है, स्टाम्प शुल्क आपसे वसूला जाता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे स्टाम्प शुल्क लगाता कौन है, केंद्र सरकार, और वसूलता कौन है, राज्य सरकार। तो ये आर्टिकल 268 के संबंध में प्रावधान ध्यान रखेंगे। अब 269 के संबंध में 269 ये इसमें जीएसटी काउंसिल की बात की गई। जीएसटी काउंसिल आप देखे होंगे इसकी आलोचना कैसे की गई है, विपक्ष ने इसकी आलोचना की थी गब्बर सिंह टैक्स के रूप में, और ये गब्बर सिंह टैक्स उसी तरीके से खलता है जैसे अभी आपने देखा होगा 2 रुपए आपका 5 रुपए वाला पेन 7 रुपए का भी हो गया, आपका लिखना पढ़ना भी महंगा हो गया। अब देखेंगे जीएसटी परिषद के संबंध में प्रावधान किया गया। तो ये इसको अगर हिंदी में कहें तो माल एवं सेवा कर परिषद के संबंध में प्रावधान किया गया। अब इस परिषद के संबंध में परिषद का गठन किसके तहत है, अनुच्छेद 269 का के तहत या 269 एक के तहत क्या प्रावधान है। इसमें एक अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष कौन होगा, जो केंद्र का वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, ये क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री इस जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है। और सदस्य की अगर बात करें, नंबर 2 किसकी बात करें, सदस्य की, तो इसके सदस्य कौन होंगे, सदस्य जो केंद्र स्तर पर अन्य मंत्री होते हैं, वित्त के मामले में राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री होते हैं, तो राज्य के केंद्र के अन्य वित्त भार साधक मंत्री, भार साधक जो मंत्री, और राज्य के वित्त मंत्री और राज्य के वित्त मंत्री, राज्य के वित्त भार साधक मंत्री, ये क्या होते हैं, जीएसटी काउंसिल के सदस्य होते हैं। तो जीएसटी काउंसिल या माल एवं सेवा कर परिषद, आपसे केवल इतना पूछा जाएगा, आर्टिकल 269 ए, और इसे कब जोड़ा गया, जब जीएसटी अधिनियम लाया गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम जब आया, गुड्स एवं सर्विस टैक्स, इसके संबंध में जब प्रावधान आया, माल एवं सेवा कर या वस्तु एवं सेवा कर परिषद का प्रावधान इस संबंध में किया गया है। अब उसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें कि हमें क्या पढ़ना है, तो इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें तो इसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के संबंध में या फाइनेंस कमीशन के संबंध में प्रावधान किया गया। तो भारतीय संविधान में जो कहा गया है वित्त आयोग के संबंध में 280 और 280 में क्या किया गया है, वित्त आयोग की बात की गई। क्या की गई, वित्त आयोग की बात की गई। अब वित्त आयोग का प्रावधान क्या है, तो वित्त आयोग के संबंध में प्रावधान आर्टिकल 280 में, तो अब 280 में है तो ये कैसा आयोग हो जाएगा, ये आयोग कैसा हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि आयोग कैसा है, अक्सर पूछा जाता है, तो आप आंसर दे देंगे संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है, संवैधानिक आयोग है। क्यों, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है, संवैधानिक आयोग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या होगा, इस वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य के संबंध में प्रावधान किया गया। 4 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष। उसके बाद अगर बात करें वित्त आयोग
के गठन के संबंध में कि गठन वित्त आयोग का किसके द्वारा किया जाता है। तो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वो किसके द्वारा, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा, तो गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। अब राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा तो गठन कब किया जाएगा, तो कब किया जाएगा, तो ये कहता है संविधान में जो प्रावधान है कि संविधान के लागू होने के पश्चात 26 जनवरी 1950 के पश्चात, जब संविधान प्रवृत्त हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा, तो 26 जनवरी 1950 के पश्चात 2 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंतर्गत, 2 वर्ष के अंदर इसका गठन करना है। तो पहली बार कब गठित किया गया, और फिर क्या कहता है, 2 वर्ष के अंदर। तत्पश्चात क्या कर, ध्यान रखना है, तत्पश्चात, इसके बाद तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष पर, किस पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर किसका गठन किया जाएगा, प्रत्येक 5 वर्ष पर एक फाइनेंस आयोग, फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे वित्त आयोग का, वित्त आयोग कैसा आयोग है, संवैधानिक आयोग है, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। उसके बाद इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। कब गठित करता है, 26 जनवरी 1950 के पश्चात। संविधान में अनुच्छेद 280 में ये कहा गया है कि 2 वर्ष के अंदर गठित करेगा, और तत्पश्चात, उसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अब क्या किया गया, तो अब ध्यान देंगे, अब तक जो वित्त आयोग गठित किए गए उसपे पहला 1951 में पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया, पहला फाइनेंस कमीशन कब गठित किया गया, तो पहला फाइनेंस कमीशन 1951 में गठित किया गया। कब, 1951 में। और इसका अध्यक्ष कौन रहा पहले का, तो 1951 में जब अध्यक्षता की तो पहली बार इसका अध्यक्ष बनाया गया था किसको, केसी नियोगी को। क्या नाम आता है, केसी नियोगी। ये आपको ध्यान रखना है, केसी नियोगी जी वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष रहे। फिर उसके बाद करें, पहला हो गया, अब उसके बाद फिर ध्यान रखना है, जहां से प्रश्न आते हैं तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे जाते हैं। तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो केसी पंत। इस पर रटने में कुछ दिक्कत नहीं है, याद करने में कुछ दिक्कत नहीं। एक केसी पंत है, एक केसी नियोगी और एक केसी पंत है 10वें। 11वें की बात करें कौन है, तो एएम खुसरो है। कौन है, एएम खुसरो। यह भी ध्यान रखना है आपको, एएम खुसरो, ये बार बार पूछे गए, एएम खुसरो बार बार पूछे गए। उसके बाद अगर बात करें 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो सी रंगराजन थे। कौन थे, सी रंगराजन, रंगराजन थे। अब उसके बाद अगर बात करें कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो ध्यान देंगे यहां पर अगर हम लोग बात करें 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो ये कौन बना, तो इस पे आप आ जाएंगे विजय एल केलकर। कौन नाम आता है, विजय एल केलकर, इनका नाम आता है विजय केलकर 13वें। और 14वें की अगर बात करें कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे, तो 14वें वित्त आयोग की बात करें तो वाई.वी. रेड्डी जी। कौन थे, वाई.वी. रेड्डी। इनका नाम आप सुनते होंगे। तो आपकी विभिन्न प्रकार की जो नोटें आप लेते हैं उन नोटों में भी लिखा मिलेगा, क्योंकि ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे। फिर उसके बाद अगर देखेंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो एनके सिंह। कौन है, एनके सिंह, एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये आपकी बात कंप्लीट होती है वित्त आयोग के संबंध में कि वित्त आयोग कैसा आयोग है, एक संवैधानिक आयोग है, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इसका गठन पहली बार 1951 में किया गया। तत्पश्चात 5-5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसके पहले आयोग का पहला जो आयोग गठित किया गया था, पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया, 1951 में। अध्यक्षता किसने की, केसी नियोगी ने। उसके बाद 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत, 11वें एएम खुसरो, 12वें सी रंगराजन की बात हो गई, और 13वें विजय एल केलकर की बात, 14वें वाई.वी. रेड्डी और 15वें एनके सिंह की बात हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 280 के संबंध में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, और इसको आप कहीं नोट कर लेंगे, यहीं से आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। अब हम लोग बात करें आर्टिकल 292 और 293 में क्या उपबंध किया गया है। तो यहां पर अगर बात की जाए अनुच्छेद 292 और 293 में क्या प्रावधान किया गया है, तो 292 और 293 की बात करें अगर, तो 292 में संघ सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, संघ सरकार द्वारा उधार लिया जाना, उधार लिया जाना या ऋण लेने का प्रावधान, उधार लिया जाने
या जाना के संबंध में प्रावधान है। और 293 में राज्य द्वारा उधार लिया जाना, राज्य द्वारा ऋण लिए जाने का प्रावधान। तो संघ सरकार द्वारा ऋण लिए जाने का प्रावधान 292 में, और राज्य द्वारा उधार लिए जाने या ऋण लिए जाने के संबंध में प्रावधान किसमें किया गया? आर्टिकल 293 में। अब आगे बात करें कि और क्या आपके पास और कौन से बिंदु बचते हैं, यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो आगे चल करके अगर हम लोग देखें तो एक आर्टिकल है 300 का, और ये 300 का जो उपबंध किया गया है पहले कहां पर था? ये पहले फंडामेंटल राइट के संबंध में था। आर्टिकल 300 का अनुच्छेद 300 का के संबंध में बात करें या एक के संबंध में बात करें तो क्या किया गया है? इस पर राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई, संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार की बात की गई। संपत्ति के अधिकार के संबंध में क्या प्रावधान था? तो अगर ये पूछा जाए तो पहले कैसा अधिकार था? ये पहले अगर देखेंगे तो पहले एक तरीके का कैसा अधिकार था? पहले ये मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था। कैसा अधिकार था? मूल या मौलिक अधिकार था। अब वर्तमान समय में कैसा अधिकार है? तो अगर इस वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय में कैसा अधिकार है, तो अब आपको ध्यान रखना है एक लॉजिकल राइट है या विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में। कैसे? कानूनी अधिकार के रूप में। अब कहा क्या जाता है? इसमें कहा जाता है, इसमें कहा जाता है किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर क्या कहा जाता है? अगर इसकी भाषा पूछ ले आर्टिकल 300 का की, तो भाषा क्या है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज इस पे क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार। पहले कैसा था? मौलिक अधिकार। अब कैसा है? विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। और बात करें तो क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन किया गया था। कब? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस अधिकार को क्या किया गया? मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। तो ये आपका भाग कंप्लीट हो जाता है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के संबंध में। आगे हम लोग बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में, या संघ और राज्य के अधीन जो लोक सेवा आयोग से संबंधित सेवाएं होती हैं। राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में उपबंध किया गया। तो आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।